आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। खिली खिली धूप के साथ बैठे हुए सूर्यकांत जी और उनकी पत्नी धूप में बैठे अपने अतीत के गलियारे में चले गए कि कैसे उन्होंने एक बेटे की लालसा के लिए ढेरों संत बाबा मंदिर में जाकर प्रार्थना की। अपनी यादों में खोए सूर्यकांत जी के पैर पर कुछ अचानक गिरा तो देखा अखबार वाला अखबार फेंक कर गया था। तो सूर्यकांत जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे और पास में ही उनकी पत्नी लक्ष्मी जी सब्जियां काटने लगी। इतने में उनका एक पोता मोबाइल लेकर आया। दादाजी, ये आप अखबार कैसे पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो नहीं। ये देखिए मेरा मोबाइल, इसमें गेम है। अच्छा दिखाओ, हम भी खेल कर देखते हैं आपका गेम। अपना अखबार को एक तरफ रखते हुए सूर्यकांत जी ने कहा। तो उनके पोते ने सूर्यकांत जी के हाथ पर अपना मोबाइल रख दिया। गोलू, ये कैसा गेम खेलते हो तुम? कुछ अच्छे गेम खेला करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है? दादाजी, ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, गेम तो हमारे जमाने में होते हैं, जैसे पजल गेम जिसमें दिमाग दौड़ता है और मनोरंजन भी होता है। क्या दादाजी, आपको तो कुछ पता ही नहीं? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए गोलू ने अपने दादाजी के हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया और वहां से बाहर भाग गया। सूर्यकांत जी बड़ी हैरानी से गोलू की तरफ देखते रह गए, फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के जमाने से हम और हमारी सोच पुरानी है। पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी। उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं? हमारा जमाना जा चुका है। इस बात का हम जितनी जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक सूर्यकांत जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा आशीष उनके साथ फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन उन्हें अचानक दिल में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने आराम करने को कहा। तो सूर्यकांत जी बड़ी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते। अब वो घर पर बैठ गए थे। कुछ दिनों तक तो आशीष उन्हें फैक्ट्री के खर्च और कमाई का पूरा हिसाब देता, फिर उसने भी हिसाब देना बंद किया। सूर्यकांत जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर आशीष ने कहा, पिताजी, आजकल ऑनलाइन जमाना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब कंप्यूटराइज कर दिया है। आपको इस बारे में जानकारी नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। इस दिन से सूर्यकांत जी को लगने लगा कि इस नए जमाने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं। अभी सूर्यकांत जी सोच में ही थे कि उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगाया है। तो सूर्यकांत जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तभी उनकी नजर वहां पर पड़े नाश्ते की प्लेट पर गई। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही सूर्यकांत जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाई और मक्खन लगाकर परोस दिया। घर में कुछ अच्छा बना दिया होता। यदि आपको ये नाश्ता पसंद नहीं तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ, लक्ष्मी जी ने कहा और रसोई में जाकर अपने पति के लिए दलिया बनाने लगी। अपनी सासू माँ को रसोई में घर में दलिया बनाते देख उनकी बहू कोमल तुरंत रसोई में आई और बोली, माँ जी, आप ये क्या करी हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया था। कोमल, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे टिफिन बनाकर पैक करने दीजिए, ये सब बाद में कर लेना। बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही हैं। कोमल की ये बातें बाहर बैठे सूर्यकांत जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। और इधर लक्ष्मी जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई से बाहर आई और अपने पति सूर्यकांत जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें, आपकी दिनचर्या भी व्यस्त हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी,
कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया, तो सूर्यकांत जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे, उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनके इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले नौकरों ना समझकर अपने साथी समझते थे, जो काम में उनकी मदद करते थे। सूर्यकांत जी जब फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा आशीष उनकी सीट पर बैठा था। तभी आशीष की नज़र सूर्यकांत जी पर गई। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी आप यहाँ? तो सूर्यकांत जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू करूं। मशीन बदलवाकर आशीष ने नई मशीन लगवा ली थी। इस बात का भी उन्हें इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितनी हैरानी इस बात से थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर्स वहां पर नहीं थे। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? सूर्यकांत जी ने पूछा तो आशीष ने कहा, पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने पुरानी मशीन बदलवाकर नई मशीन लगवाई है और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं, इसलिए मैंने स्टाफ बदल दिया। ये सुनकर सूर्यकांत जी को धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में आशीष ने टोका, पिताजी, अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए। पिताजी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का उनका उत्साह जमीन पर गिर गया। स्वयं को अपेक्षित महसूस करते हुए वो जाकर वेटिंग रूम में बैठकर कुछ देर देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांटा, जिसे देख उनका बेटा आशीष गुस्सा हो गया और उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर बैठिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन सूर्यकांत जी और लक्ष्मी जी जड़वंत खड़े रह गए। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, मैं जानता हूँ अपना काम करना। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। फिर लक्ष्मी जी ने सूर्यकांत जी को तसल्ली देते हुए कहा, सुनिए जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं, जाने दीजिए ना। वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री उसे ही संभालनी थी। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कहे, लेकिन मन ही मन ब्लड प्रेशर की मरीज लक्ष्मी जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाला अपेक्षा भरा व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा आया कि लक्ष्मी जी रात को सोई और सुबह बिस्तर से उठी ही नहीं। सूर्यकांत जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो ये आघात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन सरिता ने उन्हें संभाला, लेकिन कमल जी के 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वो पहले ही अपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक लक्ष्मी जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। कोमल की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन सूर्यकांत जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों तक उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आया करती तो उनका मुश्क खुश होता, लेकिन उनके जाने के बाद फिर अंधेरी रात। आज नाश्ते में फिर से कोमल ने मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे। भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं, लेकिन करते भी क्या। आज उनके खाने पर दलिया या पोहा बनाने वाली लक्ष्मी जी नहीं थी, इसलिए वो ब्रेड ही उन्होंने चुपचाप खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। तो आशीष ने जाकर दरवाजा खोला और सामने अपनी बुआ जी को देखकर दंग रह गया। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देकर आशीष ने हैरान होते हुए कहा। बुआ जी कुछ कहती इससे पहले सूर्यकांत जी बोले, हाँ बेटा,
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ दिनों के लिए सरिता को यहाँ बुला लिया। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तो तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है उनका भी परिवार है, बहू कोमल ने कहा। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हालात से परेशान सूर्यकांत जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलापन का एहसास नहीं हो रहा था। सरिता जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय पर भी पूरा ध्यान रखती। कभी कभी बेटी आ जाती तो सूर्यकांत जी को तो जैसे दुनिया मिल जाती। लेकिन तेज तर्रार बहू को बुआ सास का अपने घर आना सुहा नहीं रहा था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी। देखो जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा रहे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं और बुआ जी आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती हैं। उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठा कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर आशीष भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो आशीष अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर कब जा रही हैं? तो सूर्यकांत जी बोले, क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बुआ जी, आए दिन मेरे पत्नी पर रौब जमाते हैं। बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। आशीष ने कहा तो सूर्यकांत जी बोले, बेटा, जिम्मेदारी तो वो मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारी नहीं। बाबूजी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपकी बहू कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप दीदी को बुलाते हैं, आशीष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो चाह कर भी इसके आगे कुछ ना बोल सके, लेकिन एक बात अब वो समझ गए थे कि उनका बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन कोमल कोई न कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वो देख नहीं पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अब घर से गृहस्थ सूर्यकांत जी वापस अपने कमरे में पत्नी की तस्वीर के सामने बैठ गए। लक्ष्मी, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे तो सहन कर रहा था, लेकिन उसका यहाँ रहना भी हमारे बेटे बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए सूर्यकांत जी बोले। बहन के जाने के बाद अब वो फिर से उदास रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई बात करने वाला बेटा बहू कभी उनके पास बैठकर नहीं बैठते। जब तक उनकी बहन सरिता उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बना कर देती, लेकिन बहन के जाने के बाद कोमल ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू किए। इस कारण सूर्यकांत जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई तो सूर्यकांत जी ने अपनी कोमल को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। कोमल ने नाना ढंग से खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद सूर्यकांत जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहुत तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी फरमाइशें। मैं अकेले आखिर क्या क्या करूंगी? बातें सुनाते हुए कोमल रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे सूर्यकांत जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब ये खिचड़ी किसी जहर से कम नहीं थी। सोचने लगे, शायद जहर खाना इस खिचड़ी से ज्यादा आसान था। ये तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था।
जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं तो किसी और से क्या उम्मीद करते। क्या यही दिन देखने के लिए भगवान से बेटा मांगा था? सोचा था बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा वहम पा लिया था। देख रही हो लक्ष्मी, हमारे प्यार और त्याग की क्या कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। इस घर में दम तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से सूर्यकांत थोड़ी देर पार्क तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचते ही उन्हें अपने पुराने मित्र श्यामलाल जी से मुलाकात हुई। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। लेकिन जब श्यामलाल जी ने सूर्यकांत जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो सूर्यकांत जी का चेहरा मुरझा गया। इतने दिनों बाद किसी ने अपनापन पाकर सूर्यकांत जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून खून पसीने की कमाई से मशीन खरीदी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। श्यामलाल जी ने सूर्यकांत, ये वक्त कमजोर का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके लौटे ही थे कि तभी उनकी बेटी आई। बेटी को देखकर सूर्यकांत जी ने कहा, कितने दिन से तुमसे मिलने का मन कर रहा था। कहकर सूर्यकांत जी ने बहू को चाय नाश्ता लाने को बोला। जब जाकर कोमल चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर उनकी बेटी नीलू बोली, बाबूजी आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया करिए, हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनना था कि कोमल तो सुनाने के लिए तैयार थी। वो गुस्से से बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और मैं इनकी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारे दिन रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो अपने बाबूजी को अपने साथ ले जाइए। कोमल की जली कटी बातें सुनकर आज सूर्यकांत जी से चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ बहू, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? कोमल गुस्से में चिल्लाने लगी तो सूर्यकांत जी बोले, बहू अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात को काट सके। ये बातें चल ही रही थी कि तभी आशीष घर पर आ गया और बाबूजी को अपनी पत्नी पर भड़कते देखा तो सूर्यकांत जी पर चिल्लाने लगा, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है? अपने बेटे की जोरदार आवाज सुनकर आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़े और बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दी। पाई पाई इकट्ठा करके जिस घर को खरीदा, इस घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए घंटे भर इंतजार करना होता है। मुझे तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों ने उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज मेरी बेटी आई तो कोमल ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर में तुम मुझे निकालने को कह रही हो वो घर आज भी मेरे नाम है। इसलिए अब यदि इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम लोग हो। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री को मैं फिर से संभाल सकूँ। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से।
बाबूजी का ये रूप देखकर दोनों बेटे बहू दंग रह गए। सूर्यकांत जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे तो सूर्यकांत जी ने उन्हें सुधरने का एक मौका दिया। अगले दिन सुबह बेटे बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज सूर्यकांत जी को नाश्ते में ब्रेड नहीं बल्कि दलिया खाने को मिला। जैसे ही सूर्यकांत जी नाश्ता करके उठे तो आशीष बोला, बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज सूर्यकांत जी अपनी फैक्ट्री में जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। अब बेटे बहू को अपनी औकात समझ आ गई थी। अब वो सूर्यकांत जी की खूब सेवा पानी करने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइए।